हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएएस ऑब्जेक्टिव रिवीजन टेस्ट 2 टर्म 1 का क्लास 11th जो कि 25/10/2021 को हुआ है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से। तो जल्दी से हम इसके जो सम है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये देखिए, पहला है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फोर्स इज। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। और जो हमारे पास फोर्स मास के लिए हम m1 लेंगे और एक्सेलरेशन L1t इनवर्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसकी राइट हो जाएगी, m1 L1t इनवर्स स्क्वायर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है? ये होती है 746 वॉट के। ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू है, बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर है 746। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ वर्टिकल सर्कल, द वैल्यू ऑफ टेंशन t विल बी मैक्सिमम एट अ पॉइंट। एक वर्टिकल सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमने बताना है कि जो टेंशन होगी उसके स्ट्रिंग में वो सबसे ज़्यादा कौन से पॉइंट में होगी? वो लोअर पॉइंट में होती है। मिनिमम टेंशन होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसमें जो टेंशन होती है वो हाईएस्ट होती है। तो हमारा एल ऑप्शन इसका सही है, यानी कि सॉरी एल आंसर इसका सही है, जो कि ए ऑप्शन है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। पावर इज अ गिवन बाय, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है, और वर्क डन को हम फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगा। तो हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है। बॉक्स इज लेइंग ऑन अ टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑफ द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। आप जानते हो कि अगर एक एक्शन है जो वो डाउनवर्ड लग रहा हो, बुक के वेट के कारण एक्शन है जो वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट यानी कि अपवर्ड लगेगा। तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो हमारे पास इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमको ऑप्शंस क्या दिए हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी ना। उसके बाद 8th क्वेश्चन आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन द बेड ऑफ अ ट्रक, when the truck is accelerate in the forward direction, then the direction of force of friction between the lower surface of the box and the bed of the truck is। जब एक बॉक्स को हम ट्रक मूविंग ट्रक में लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? हमको पता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जो ट्रक है वो तो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, पर जो उसमें बॉक्स है वो तो बैकवर्ड कर रहा है। तो बैकवर्ड मतलब कि जो बॉक्स का जो मोशन है वो बैकवर्ड है, इसलिए उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब कि फॉरवर्ड। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, क्योंकि बॉक्स है जो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में की तरफ जा रहा है। नाउ when a carpet is beaten by a stick, the dust particle drops down due to। जब एक कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स नीचे क्यों गिर जाते हैं? इसका जो रीज़न है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, बट अब उनको रेस्ट जो है वो ब्लैंकेट में या कारपेट में नहीं मिल सकता, तो वो आउटसाइड द कारपेट आ जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। अगर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करे बॉडी पे तो कौन सी चीज़ उसकी यूनिफॉर्म रहती है? वो है एक्सेलरेशन, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। इफ मास एनर्जी इक्वलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वाटर इज अ कूल्ड टू फॉर्म आइस, द मास वाटर शुड। हम जानते हैं कि जब वाटर को कूल किया जाता है तो उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उसकी एनर्जी रिलीज होने के कारण हम बात कर सकते हैं जो हमारा 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि डिक्रीज कर जाएगी, मास उसका जो है डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है। द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन, जिसको हम ई बोलते हैं, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए उसकी क्या वैल्यू होती है? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए जो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर अ 12th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द रिलेशन बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन। हम जानते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट म्यू आर, जिसको हम कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या कह रहा है। ड्यूरिंग अ पैडलिंग ऑफ बाईसाइकिल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the ground on the two wheels is such that it acts।
जब हम पैडलिंग और बाईसाइकिल को चलाते हैं तो उसके दोनों टायर्स में जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है हमारी सही है कि नो सॉरी, इसमें हमारी जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील है जो वो बैकवर्ड की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, एंड इट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रियर व्हील, और जो पीछे वाला व्हील होता है वो फॉरवर्ड की तरफ लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 14th क्वेश्चन के लिए सही है। नाउ 15th क्वेश्चन, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अगर दोनों बॉडीज का मोमेंटम इक्वल है, एक लाइटर बॉडी का और एक हैवी बॉडी का, विच वन हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो लाइट बॉडी है उसका मोमेंटम बेशक ही हैवी बॉडी से इक्वल है, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नाउ क्योंकि हैवी और लाइट बॉडी में मास का डिफरेंस आ जाता है। नाउ द हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड। एक हॉकी प्लेयर है जो कि मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड की तरफ से, ये हम 16th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड, और वेस्टवर्ड की तरफ मुड़ जाता है विद द सेम स्पीड टू अवॉइड द ओपोनेंट। ओपोनेंट यानी कि अपने जो अगेंस्ट प्लेयर है उसके ओपोजिट वो मुड़ जाता है। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज, उस प्लेयर में फोर्स कौन सी लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 16 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। मतलब इसकी ऑप्शन क्या है हमारी ए की, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी जो वो अलोंग द वेस्टवर्ड्स लगेगी, ऑपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ना उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम 17th न्यूमेरिकल कर लेते हैं। रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 3.5 10⁴ kg is ब्लास्टेड upward with an initial acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट इज। हमने इनिशियल थ्रस्ट पता करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल को यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है कि जो नेट फोर्स है हमारी, नेट फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है T माइनस mg, ये हम जानते हैं। नाउ इसकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो हमारे पास आएगा T माइनस mg, T फॉर अ थ्रस्ट है हमारे पास, और ये ग्रेड m a के इक्वल आ गया। नाउ T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, तो इसकी वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देंगे इसमें। मास हमको गिवन है 3.5 10⁴ kg के इक्वल, और एक्सेलेरेशन हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेंगे, और गिवन एक्सेलेरेशन हमको जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो इस कैलकुलेट करने के बाद ही हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा, आएगा 7.0 10⁵ न्यूटन, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। ना उसके बाद है 18th न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। 18th न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमको 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्ट्रेच इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, उसको इनिशियली 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया गया है फ्रॉम द अनस्ट्रेच पोजीशन से, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट्स फर्दर बाय अनदर 5 सेंटीमीटर इज। तो हमको पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास W इज इक्वल टू हाफ के x² माइनस x1²। तो हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे इसमें। के हमको देखो इसमें गिवन है, के हमको है 5 × 10⁻³ के इक्वल, जो कि मीटर के इक्वल है, ओके, न्यूटन पर मीटर। नाउ हमको दो इसमें लेंथीज दी गई हैं, एक तो 5 सेंटीमीटर है, एक 5 को हमने फर्दर 5 स्ट्रेच कर दिया, तो 5 + 5 10 है, मतलब एक तो ले लेंगे हम 10 ओवर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10/100²। 100 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन 5/100² तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो 18.75 जूल के इक्वल आ जाएगा, और हमारी ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें राइट हो जाएगी। नाउ उसके बाद हमारा 19th न्यूमेरिकल है, द फोर्स 1 न्यूटन ऑन द मास ऑफ 0.5 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन इक्वल टू। अब हमारे पास जो फोर्स गिवन है हमको वो 1 न्यूटन, हम जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, सॉरी हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स ओवर मास है। फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन है, और मास हमको 0.5 ग्राम दिया गया है, जिसको हम किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डॉट हटाने के बाद हमारे पास 10,000 आएगा, तो 2000 इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ना उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 20, एन एथलीट इन ओलंपिक गेम्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड, हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन बिटवीन द रेंज। हमने बताना है उसकी काइनेटिक एनर्जी किस रेंज में आएगी, तो हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं
इसके न्यूमेरिकल को। हम जानते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो ये हमारी कितना चेंज आएगा इसमें, रेंज कितनी आएगी हमको पता है। एक तो जब हम इसमें हमको ये 100 मीटर गिवन है, ये तो डिस्टेंस और 10 सेकेंड हमको इसमें दिया हुआ है, तो 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और मास जो वेरी करता है वो पर्सन का हमारे पास 42 लेके 100 के बीच में करेगा। तो पहले हम मास 40 ले लेंगे, देन 100 ले लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा हाफ m, मास m1 ले लेते हैं हम v स्क्वायर, देन इसको दूसरा कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v स्क्वायर। तो पहले मास हमने ले लिया इसमें 40 के इक्वल, तो जब हम 40 के इक्वल लेंगे और वेलोसिटी हमारे पास 10 आ चुकी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2000 जूल के इक्वल आ जाएगी। फिर जब हम मास 100 लेंगे 100 kg, तो 100 के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे वेलोसिटी वही रहेगी हमारी जो कि 10 थी हमारी 10 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 जूल। तो रेंज आ जाएगी 2000 जूल से 5000 जूल, और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका 11th का जो रिवीजन टेस्ट हुआ, सेकंड रिवीजन टेस्ट। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप इससे अपने सॉल्यूशंस को चेक करके पता कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ और अपनी जो परसेंटेज मार्क्स है उसका एस्टिमेट लगा सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।